नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 15G या 15H के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 15G और 15H जो फॉर्म्स है वो एक्चुअली होते क्या है। तो देखिए, अगर हमारा किसी बैंक में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि FD हो गया, ऐसे वगैरह कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए तो हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महीने के अंत में या साल के अंत में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट में से एक अमाउंट काट दिया जाता है। उसे कहा जाता है TDS के नाम पे एक अमाउंट काट दिया जाता है। TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, ठीक है ना। TDS काटा जाता है, TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। तो ये TDS हमारे जो इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसी से डिडक्ट कर लिया जाता है। बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे हमारा वो इन्वेस्टमेंट है, वही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस TDS को काट देता है। जनरली ये 10% एट द रेट ऑफ 10% डिडक्ट होता है। अक्सर देखा गया है कि जो TDS जो डिडक्ट किया जाता है, ये तो हमारे लिए एक लॉस है, क्योंकि हमको मिल जाता है वो TDS, हमको वापस मिल जाता है जब हम टैक्स फाइल करेंगे। अगर हम टैक्स के आवते में नहीं आते हैं तो वो TDS हमको वापस मिल जाता है। लेकिन एट दैट मोमेंट जब हमें TDS जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तब के तब वो डिडक्ट हो जाता है, तो हमें इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट हमें थोड़ा कम मिलता है। तो इससे हमें बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ता है। तो इसी TDS के अमाउंट को डिडक्ट होने से बचाने के लिए, ताकि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे जो इंटरेस्ट FD का जो या फिर इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है उससे TDS डिडक्ट ना करे, इसीलिए हमको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है ना। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। वही फॉर्म होता है आपका 15G या फिर 15H। अब 15G जो है वो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है, और ये जो 15H है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। हाँ, ये सीनियर सिटीजन्स मतलब सीनियर सिटीजन का मतलब जो जिनका एज 60 या 60 से ज्यादा हो। हम ये डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट इनकम है उससे TDS डिडक्ट मत करो। क्यों मत करो, क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, टोटल जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या मालूम होता है? इससे हमको ये मालूम होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग 15G या 15H फॉर्म फिलअप करके अपने बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जमा दे, जिनका टोटल इनकम ये इंटरेस्ट इनकम मिला के, ठीक है ना, बैंक का इंटरेस्ट इनकम और जो अदर्स इनकम है आपका, वो टोटल मिला के एग्जेम्प्टेड लिमिट में ही है, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड लिमिट में ही है। एग्जेम्प्टेड लिमिट मतलब पूरे साल का आपका इनकम होना चाहिए विद इन 2.5 लाख और 2.5 लाख मैक्स, ठीक है ना। 2.5 लाख मैक्स यही आपका इनकम होना चाहिए। इससे ज्यादा का इनकम आपका अगर है तो आप 15G या 15H फॉर्म जमा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी हो जाएगा। आप एक फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे बैंक को या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। क्यों, ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जिन लोगों का टैक्स नहीं लगता, समझ लीजिए एक इंडिविजुअल है जिनका टोटल इनकम है, जो आपका जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के उनका इनकम है समझ लीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है ना। और उनको जो FD से या कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो पैसा मिलता है, जो इंटरेस्ट आता है पूरा साल का, वो है आपका 30,000 रुपए, ठीक है ना, 30,000 रुपीज। तो इनका टोटल इनकम कितना हो गया? इनका टोटल इनकम हो गया 2,30,000 रुपए। तो 2,30,000 रुपए अगर किसी का इनकम है तो वो तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, तो उनका टैक्स लगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो TDS डिडक्ट होता है, तो यहाँ पर TDS डिडक्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए एक इंडिविजुअल है जिनका इनकम इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के 10 लाख रुपए है, या समझ लीजिए 7 लाख रुपए है, ठीक है ना, और उनका इंटरेस्ट इनकम है समझ लीजिए 50,000 रुपए, ठीक है। उनका इंटरेस्ट इनकम कितना है? 50,000 रुपए। तो ये तो ऑलरेडी, अगर मैं ये इंटरेस्ट इनकम को छोड़ दूं, अगर मैं अकाउंट ही ना करूं, तो भी सिर्फ इनका जो इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के जो इनकम है वो है 7 लाख रुपए, यानी कि ये इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड लिमिट के ऊपर है। मतलब उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, उनका टैक्स, उनके इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा।
तो ऊपर से अगर ये 50,000 रुपए जोड़ दिया जाए तो और भी टैक्स लगेगा। तो ये जानते हुए भी कि अगर मेरा इनकम 7 लाख रुपए है, यानी कि मैं एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर हूं, मेरा इनकम का लिमिट अबव एग्जेम्प्टेड इनकम है, उसके बावजूद अगर कोई ये 50,000 के लिए 15G या 15H फिलअप कर रहा है तो वो गलती कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके ये 50,000 के ऊपर टैक्स लगना ही चाहिए, क्योंकि 7 लाख उसके बाद अगर 50,000 रुपए जोड़ दिया जाए तो 7 लाख तो ऑलरेडी अबव एग्जेम्प्टेड लिमिट है, उसके ऊपर 50,000 मतलब उसके 50,000 के ऊपर तो टैक्स लगना ही है। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में क्या था, 2,30,000 रुपए, 2 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं लग रहा था, ऊपर से अगर 30,000 रुपए भी हो रहा था तो भी वो 2.5 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा था, इसलिए 30,000 के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए उस कंडीशन में 15G या 15H फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि जहां पे 7 लाख रुपए का जहां मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसमें अगर 15G या 15H जमा करना मैंने बोला था सही नहीं होगा। तो समझ लीजिए अगर कोई जमा कर भी दे कि 7 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के 7 लाख रुपए का इनकम है और 50,000 रुपए आपका इंटरेस्ट इनकम है, तो आपने जमा भी कर दिया, समझ लीजिए ये ऐसा कंडीशन है, और किसी ने इस कंडीशन में भी 15G या 15H फॉर्म जमा भी कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर टैक्स फाइलिंग के वक्त ये जो 50,000 रुपए है ना, ये 50,000 रुपए वो इनकम के तौर पे दिखा दे, ठीक है ना, इनकम के तौर पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तौर पे वो अगर शो कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार वहां से टैक्स डिडक्ट कर लेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कहां 15G कौन कौन भर सकता है। देखिए 15G भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। कंपनी या फर्म जो है, कंपनी या फर्म ये दोनों 15G सबमिट फर्निश नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा और आपका एज बिलो 60 इयर्स होना पड़ेगा, ठीक है ना, बिलो 60 इयर्स, क्योंकि 60 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए 15H, जैसे मैंने बताया 15H फॉर्म आता है, 15G नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए 15H फॉर्म। ठीक है, दूसरा चीज ये है, देखिए वी शुड हैव अ इंटरेस्ट इनकम ऑफ FD बिलो एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ 2.5 लाख। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर FD का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट ही अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर का हो गया तो आप 15G जमा ही नहीं कर पाएंगे, जमा करना ही नहीं चाहिए। समझ लीजिए आपका कोई FD है जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है आपका 2,60,000 रुपए का, ठीक है, 2.6 लाख का आपका इंटरेस्ट मिलता है, तो आप किसी भी कीमत पे 15G फॉर्म जमा मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि देयर शुड बी नो फाइनल टैक्स लायबिलिटी, इसीलिए मैं बता रहा था, इसीलिए मैं वो पहला 2 एग्जांपल दिया था कि आपका कोई फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन 7 लाख के केस में आपका टैक्स लायबिलिटी हो रहा था, बन रहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि उस सिचुएशन में 15G या 15H फॉर्म फर्निश करना नहीं चाहिए। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, आपका एक वैलिड पैन होना चाहिए, ठीक है ना, आपका एक वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं 15H फॉर्म कौन कौन जमा देंगे। देखिए जैसे मैंने बताया कि 15H फॉर्म किन के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि अबव द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर। यहाँ पे अबव द एज लिखा रहा है, ये होना चाहिए 60 इयर्स और मोर, 60 और मोर, ठीक है ना, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए 15H जो फॉर्म है सीनियर सिटीजन के लिए है। और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आपका 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे वहां पे दिखा है 2.5 लाख, यहाँ पर लिमिट है 3 लाख। और तीसरा पॉइंट जो सेम है, फाइनल टैक्स लायबिलिटी कुछ होना नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो फाइनल टैक्स लायबिलिटी। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, आपका एक वैलिड पैन होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर पाएंगे। तो पहला आता है आपका इंटरेस्ट इनकम। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें इंटरेस्ट मिलता है तो इस इंटरेस्ट अमाउंट से TDS डिडक्ट होता है। तो इस सिचुएशन में आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर पाएंगे ताकि आपका जो TDS डिडक्ट होता है वो डिडक्ट ना हो। ठीक है, दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो है आपका प्रीमेच्योर EPF विड्रॉल। EPF का मतलब होता है आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई एम्प्लॉय ने अपने प्रोविडेंट फंड से 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का विड्रॉल करता है, ठीक है ना, अगर कोई एम्प्लॉय अपने प्रोविडेंट फंड से EPF से 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का विड्रॉल करता है, कब,
बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब 5 साल, मतलब ईपीएफ का जो अकाउंट ओपन हुआ उसके बाद 5 साल पूरा होने के पहले ही, ठीक है ना, अकाउंट होने के बाद 5 साल पूरा होने के पहले ही अगर कोई एम्प्लॉय 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करता है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये डिडक्शन को रोकने के लिए आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका रेंटल इनकम। समझ लीजिए आपको किराया मिलता है किसी भी घर का, मकान का या कोई एक बिल्डिंग का, और आपका किराया 2,40,000 के ऊपर है, ठीक है ना, आपका किराया जो है वो 2,40,000 के ऊपर है, तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में भी आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। दूसरा आ जाता है आपका इंश्योरेंस कमीशन। समझ लीजिए कोई इंश्योरेंस एजेंट है और इंश्योरेंस एजेंट को अगर 15,000 रुपए या उससे ज्यादा का, ठीक है ना, 15,000 रुपए के ज्यादा का अगर कमीशन मिलता है, कोई इंश्योरेंस एजेंट को अगर 15,000 रुपए के ज्यादा का अगर आपका कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस एजेंट को ज्यादातर कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन अगर 15,000 रुपए के ऊपर का हो गया तो टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है ना, वो टीडीएस डिडक्ट के लिए लायबल है। तो इस सिचुएशन में भी वो इंश्योरेंस एजेंट अगर उसका इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट के विदिन है, विदिन द लिमिट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो वो फॉर्म 15G या 15H फॉर्म जमा कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मामला। अगर आपका कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है, आपने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा है और उससे आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर वो इंटरेस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा का हो गया तो उस इंटरेस्ट से आपको आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इस सिचुएशन में भी आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट। समझ लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस का कोई डिपॉजिट सेम है जैसे कि बैंक में या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, उसी तरह समझ लीजिए अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है और उससे इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट से टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इस सिचुएशन में भी 15G या 15H फॉर्म डिपॉजिट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा एक ही बात कि आपका टोटल इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट के अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर का नहीं होना चाहिए। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिविडेंड। समझ लीजिए आपने कोई कंपनी का शेयर्स खरीदा है और उस कंपनी ने उस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर किया है और आपको डिविडेंड मिला है और वो डिविडेंड का अमाउंट 2,500 रुपए यानी 2,500 के ऊपर का मिला है, तो आपका वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में भी आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर पाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका वो टीडीएस डिडक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसेस कोई पैसा मिलता है तो भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है। कितना? अगर जो अमाउंट आपको मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस का, जो भी अमाउंट अगर मैच्योरिटी हो या कुछ भी हो, तो अगर उस सिचुएशन में, मैच्योरिटी के सिचुएशन में ज्यादातर होता है कि मैच्योरिटी सिचुएशन में जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में से कोई अमाउंट मिलता है और अगर वो अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया, ठीक है ना, अगर वो अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया तो उस 1 लाख अमाउंट में से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि 1 लाख रुपए के ज्यादा का अगर समझ लीजिए 2 लाख रुपए आपको मिला तो 10,000 रुपए आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर डेथ हो जाए, ठीक है ना, डेथ के टाइम जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो प्रोसीड्स मिलता है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है और वहां उस अमाउंट से 1 पैसा भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रोसीड्स है वो प्रोसीड्स अगर डेथ के टाइम किसी के डेथ के वजह से वो प्रोसीड्स आपको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है LIC से, तो वो जो पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। उस पैसे में एक नया पैसा टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए उस प्रोसीड से टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये था 15G और 15H के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। आज हमने जाना कि 15G और 15H फिलअप करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है और कौन कौन ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आप लोग 15G या 15H फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।